जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अल्टरनेटिंग सीरीज की दुनिया में एबेल टेस्ट देखा, लेबनीज टेस्ट देखा, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एबेल्स टेस्ट हम अल्टरनेटिंग सीरीज पे लगाएं। वहाँ कोई बात अल्टरनेटिंग सीरीज की नहीं आई है बेसिकली, या हम स्पेशली बात ये कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनीज टेस्ट जो है वही अप्लाई है। बाकी जो एबेल टेस्ट है वो अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई पर्टिकुलर केस जो सीरीज है वहाँ जो बात नहीं की गई है कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज होनी चाहिए। नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, कोई बात नहीं। बट लेबनीज टेस्ट जो है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही बेसिकली बात करता है। तो एबेल टेस्ट में हम लोग देखें कि उसमें कंसेप्ट क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कैसे हम उस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, किस जगह अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा टेस्ट आता है, इसमें जनरली दिस इज द लास्ट टेस्ट, वो है डिरिचलेट टेस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। डिरिचलेट साहब क्या कहते हैं थोड़ा देख लें। इनके स्टेटमेंट क्या है, इफ bn या if sequence bn, if the sequence bn is monotonic converging or monotonically converging to 0, monotonically converging to 0 and nth partial sum of को हम लोग रिप्रेजेंटेशन SN से देते हैं ऑफ सीरीज समेशन AN is bounded, then the series summation AN into BN is convergent। ये हमारे डीएलएम्बर्ट साहब कहते हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग खोजेंगे कीवर्ड्स क्या है, किसी क्वेश्चंस में हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस चीज को सीखेंगे, और कुछ हम मैथमेटिक्स की दुनिया के कुछ रहस्यमयी बातों को भी इस वीडियो लेक्चर्स में करने जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो डिरिचलेट जो टेस्ट है इसमें कीवर्ड्स क्या है, और कीवर्ड्स को लिस्टर इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा है कि इफ द सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिक कन्वर्जिंग टू 0, बट एबेल्स में अगर ध्यान दिया जाए मोनोटोनिक बाउंडेड की बात करेगी, मोनोटोनिकली बाउंडेड है। लेकिन डिरिचलेट में मोनोटोनिक तो है, यहाँ बाउंडेड नहीं है, यहाँ कन्वर्जिंग टू 0 की बात कही गई। मतलब एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई ना डिरिचलेट में, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है चाहे वो 0 हो या न हो, बट यहाँ कंडीशन है कन्वर्जिंग टू 0 की बात आई है, कन्वर्जेंट हो और वो 0 हो। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0 हो या ना हो, सिर्फ कन्वर्जेंट हो तो बाउंडेड होता है। तो मीनिंग ये हो गई कि एबेल्स टेस्ट यहाँ आ गया ना, कि एबेल्स टेस्ट एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। वहां तो ये है कि सिर्फ वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, यहाँ कन्वर्जेंट हो। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है। तो डिरिचलेट टेस्ट में जो पहला कीवर्ड्स है वो ये है कि हम इस सीरीज के कन्वर्जेंट की बात करने जा रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी। इस टाइप की सीरीज आपके पास है तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, उसमें कीवर्ड्स क्या है। पहला कीवर्ड्स है कि ये जो bn है, यानी bn दैट सीक्वेंस ये मोनोटोनिक कन्वर्जिंग टू 0 हो। सेकेंड बात क्या है कि ये जो सीरीज समेशन AN है इसका nth पार्शियल सम SN ये बाउंडेड होना चाहिए, दिस बाउंडेड। अगर ऐसा है तब हम ये कहेंगे कि ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डिरिचलेट टेस्ट। और डिरिचलेट टेस्ट के अंदर ही लेबनीज टेस्ट आ जाता है, क्योंकि लेबनीज टेस्ट में हमारा क्या है, वहाँ इस टाइप की सीरीज है, दिस यहाँ UN, और यहाँ UN की बात यहाँ क्या की गई है कि वो मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0। एक ही लाइन में बात आ गई। और यहाँ ये अगर मैं सीरीज की यहाँ बात करूँ, अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ी बात करूंगा, तो इसका अगर nth पार्शियल सम हम निकालते बाउंडेड आता है
और ये जो है हमारा मोनोटोनिक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट क्या हो गया? लेबनिज टेस्ट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ द डिरिचलेट टेस्ट, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट में ही लेबनिज टेस्ट मेरा समाहित हो जाता है। तो जब भी कभी अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट की बात हो तो लेबनिज टेस्ट लगाने से बेटर है कि आप डिरिचलेट टेस्ट को देखिए, क्योंकि वो बड़े इजी वे में उस चीज को बात करता है। नहीं, अगर लेबनिज टेस्ट है तो उसको देखिए, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट ना बड़ा स्ट्रांग हमारा टेस्ट है, या हम यूं कहें कि बड़ा स्ट्रांग टूल्स है अल्टरनेटिंग सीरीज की दुनिया का, कि वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या नहीं है। जैसे अगर एक एग्जांपल हम देखें ना, एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, ये समेशन -1 रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन log ऑफ n+1। अब अगर मुझे इसके कन्वर्जेंस की बात करनी हो तो कैसे करेंगे? तो पहली बात है कि ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की नहीं है, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। और इस अल्टरनेटिंग सीरीज में अगर हम लोग यहाँ समेशन an ये कंसीडर करें दिस, तो जो bn हमारा जो सीक्वेंस होगा वो यहाँ 1 अपॉन log ऑफ n+1 हो गया, दिस ये सीक्वेंस हो गया। मीनिंग हो गया कि bn हो गया 1 अपॉन log n+1। अब इसके थोड़ा स्टेटमेंट्स पे हम आते हैं कि इफ द सीक्वेंस मोनोटोनिक कन्वर्जिंग टू 0, दोनों बात है यहाँ, कन्वर्जिंग टू 0 ही नहीं है, यहाँ मोनोटोनिक भी, मोनोटोनिक का भी नेचर होना चाहिए, या तो सीक्वेंस के नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मोनोटोनिक का मतलब यही होता है। अच्छा, कन्वर्जिंग टू 0 मतलब लिमिट अगर उसकी निकाला तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फिर ये देखा जाए लाग जो होता है ना वो मोनोटोन होता है। n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ेंगे log n+1 की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, उल्टा कर देंगे तो फिर वो कम होने लगेगा, रिवर्स कर देंगे तो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मुझे तो मोनोटोन की बात करनी है। अब यहाँ ये देखना है कि इसकी लिमिट, जो हम लोग लिमिट निकालने जा रहे हैं, वो लिमिट इसकी 0 आ रही है या नहीं। bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन log ऑफ n+1। तो फिर तो इजी चीज है, अगर इन्फिनिटिव लिखेंगे तो log इन्फिनिटिव होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो हो गया, ये मोनोटोनिक भी है, कन्वर्जिंग टू 0 भी है, यानी जो bn 1 अपॉन log n+1 जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक भी है, कन्वर्जिंग टू 0 है। तो बात हो गई। अब दूसरी बात जो ये है, ये जो सीरीज है इसका हम nth पार्शियल सम निकालने जाए Sn, वो देखते हैं बाउंडेड है या नहीं। तो ये लिसनर्स को हमेशा बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, या इस चीज को याद ही करना तो बेटर है। ये जो सीरीज है ना ये बाउंडेड होती है, मतलब इसका जो nth जो पार्शियल सम होगा वो बाउंडेड होगा। देख लिया जाए Sn क्या लिखेंगे भाई, इसका nth पार्शियल सम, तो ये 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड डॉट्स 1, लास्ट में ये मेरा n टर्म्स होगा। तो अगर ये देखें, अगर n अगर इवन है, कहने का हमारा मतलब क्या है, अगर n इवन टर्म्स हम ले लें, जैसे मान लीजिए मैं अगर 2 टर्म्स यहाँ ले लूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर S2 0 हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू 0। S2 का मतलब कि 2 टर्म का मैं सम निकाल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ S3 निकालूँ, 3 टर्म का सम निकालूँ तो 1 आ जाएगा। S4 अगर ऐसे मैं निकालूँ 1 2 3 4 टर्म का अगर सम निकालें तो 0 आ जाएगा। अगर S5 में निकालूं तो 1 2 3 4 5, ये तो कैंसिल हो गया, S4 0 हो गया, तो S5 वाला टर्म 1 बचेगा। ऐसे S6 निकालूं तो 0 हो जाएगा, S7 निकालूं तो 1 आएगा। हो क्या रहा है, Sn n जो हमारा नेचुरल नंबर है, और यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो nth जो पार्शियल सम है वह n के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। n के नेचर का मतलब कि नेचुरल नंबर वो जो सम है इवन है या ऑड है। अगर इवन नंबर ऑफ द सम की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि Sn है ना, यहाँ आपने Sn का nth पार्शियल सम, तो ठीक है, तो अगर nth पार्शियल सम है तो n भी है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो या तो इवन होगा या ऑड होगा, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है, तीसरी कोई चीज होगी नहीं। तो क्योंकि इसका nth पार्शियल सम जो है ना वो इवन और ऑड पे डिपेंड करता है। अगर n आपने इवन लिया है तो उसका nth पार्शियल सम 0 आएगा, अगर आपने ऑड लिया है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि अगर ये सीरीज अगर दी हुई है तो इसकी एक चीज फिक्स्ड हो जाती है। वो क्या फिक्स्ड हो जाती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और लिसनर भी इस चीज को नोट करें, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। Sn जो होगा इसकी वैल्यू 0 होगी इफ n इज इवन, ठीक। अच्छा, वैल्यू 1 होगी इफ n इज ऑड, हो गई बात। लेकिन हमें यहाँ डिरिचलेट टेस्ट में उसका सम थोड़ी निकालना है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सम की वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो Sn निकालना है, यानी पार्शियल सम निकालना है।
और वो nth जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो क्या बाउंडेड है या नहीं, देख लीजिए कि Sn जो निकला है उसकी वैल्यू या 0 आएगी या 1 आएगी, मतलब दिस इज अ फाइनाइट नंबर, यानी मीनिंग क्या हो गई मेरी, बाउंडेड हो गई। तो एक लाइन यूं भी कही जा सकती है ताबड़तोड़ कि ये जो सीरीज है उसका nth जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड होता है। तो जब भी कहीं ऐसी सीरीज हो तो आप डिरिचलेट टेस्ट के बारे में जरूर सोचें, ये मेरी एक सलाह है आपको। और अगर ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है कि कंपटीशंस की दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर दें। कभी कभी ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को दे देते हैं कि जहां ये तो हमेशा बाउंडेड होगा, बस इसका फैसला करना है वो मोनोटोनिक और कन्वर्जिंग टू जीरो हो। अगर ऐसा मिल गया तो बाय डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो डिरिचलेट साहब ये कहेंगे ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है, तो फिर हो गया। तो फिर Sn क्या है, व्हाट Sn इज बाउंडेड, मतलब हमेशा है तो ऑलवेज होगा, दिस इज द फिक्स्ड। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी सीरीज में टर्म अगर प्रेजेंट है तो इसका nth पार्शियल सम हमेशा बाउंडेड हो गया ये। और दूसरी बात है कि ये जो मेरा Bn निकला है इज व्हाट, ये मोनोटोनिक है एंड कन्वर्जिंग टू जीरो, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Bn इज इक्वल टू 0 है। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ अब डिरिचलेट साहब क्या कहेंगे, बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन -1 रेज़ टू द पावर n - 1 अपॉन log n + 1 इज व्हाट, कन्वर्जेंट। ये मेरा कन्वर्जेंट, डेफिनेटली दिस इज द कन्वर्जेंट। तो ये तो मेरी बात हो गई डिरिचलेट साहब की, एबेल्स की हमने बात कर ली। अब यहाँ हम कुछ रहस्यमयी बातें करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की दुनिया का। अब वो रहस्यमयी बातें क्या हैं, अगर वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस रहस्य से दो चार होंगे, और मैं चाहता भी हूँ कि इस रहस्य को लोग देखें। क्या है ये इनफाइनाइट सीरीज की दुनिया का मतलब ये है कि अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे बड़ा एक खतरनाक चीज प्रूफ करने जा रहे हैं। खतरनाक चीज ये है कि दिस prove that π/8 is equal to π/4। ये खतरनाक चीज पे हम थोड़ा फोकस करने जा रहे हैं। दिस इसकी बात मैं यहाँ करने जा रहा हूं। चलते हैं, देखते हैं। We know that सबको पता है कि जो tan इनवर्स x का जो एक्सपेंशन है वो ये है x - x³ प्लस x 5/5 माइनस x⁻⁷/7 प्लस ऐसा है। थोड़ा टर्म में लिख दूं तो आनंद आ जाए। अब इसको हम नाम स्टार दे रहे हैं, ये मेरा है। अच्छा, ये -1 < है। अच्छा, इसको हम लोग ग्रेगरी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ग्रेगरी साहब, एक ग्रेगरी सीरीज भी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका पढ़ा जाता है, दिस इज द ग्रेगरी सीरीज। अच्छा, ग्रेगरी सीरीज अगर आप नहीं भी जानते तो यहाँ कोई बहुत बड़ा यहाँ रीजन नहीं है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ योर tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x का मेरा एक्सपेंशन है, जहाँ x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अच्छा, tan इनवर्स सबको पता है, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है। वाई? क्योंकि स्कूल स्तर से ही लोग सीखते चले आ रहे हैं tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो tan इनवर्स 1 जो होगा मेरा डेफिनेटली π/4। तो अब मैं यह बात कर सकता हूं, क्योंकि दिस सीरीज होल्ड फॉर दिस। अगर ऐसा है तो हम x = 1 इन इक्वेशन स्टार में लिख सकते हैं।
हम x 100 की बात नहीं कर रहे हैं, 10 की बात 2 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं x = 1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात है यहाँ। तो अगर x = 1 मैं यहाँ लिखूँ तो मिलेगा क्या, देखा जाए। tan इनवर्स 1 = 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 minus n dot 1. The tan inverse of 1 is equal to what? This is your pi by 4. 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 minus 1/11 plus 1/13 minus n dot 1. ये पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई। तो इसका नामकरण संस्कार मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर x = मैं 1 लिख दूं तो ये बात बिल्कुल सही है। tan इनवर्स 1 pi/4 होता है। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि ये जो सीरीज हमें दिखाई दे रही है, ये जो सीरीज मेरी है, इस सीरीज का जो सम हुआ वो तो मेरी pi/4 हो गई। अब यहाँ मैं कुछ भी करूं तो रिजल्ट तो मेरा यही आएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि इस डबल स्टार का मतलब तो सिर्फ यही हुआ ना भाई, 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 minus 1/11 plus 1/13 minus n dot 1 is equal to pi/4 है डिफरेंटली। अब हम थोड़ा यहाँ इस चीज को ऐसे लिखने जा रहे हैं। यहाँ मैंने ये ऐसे कर दिया, इस टाइप की चीजें कर दी, ऐसे बना लिया, ऐसे n dot 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अच्छा मैं इसको कुछ भी करूंगा तो रिजल्ट मेरा pi/4 ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर इक्वेशंस गिवन है तो आप उसको कुछ भी निकालते हैं तो रिजल्ट जो पहले दिया था वो रिजल्ट वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमने क्या किया, बस इसको सॉल्व तो ही कर रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 2/3। इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं तो फिर ये क्या आएगा, यहाँ 2/5 × 7 आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2/9 × 11 आएगा, प्लस n dot 1 ऐसे आएगा। दिस इज इक्वल टू योर pi/4। यस, ये pi/4 हो गया मेरा है। अच्छा अगर मैं यहाँ 2 अब कॉमन ले लूं, 2 कॉमन कर लें तो ये हो गया 1/3, 1/5 × 7, 1/9 × 11 प्लस n dot 1। दिस इज इक्वल टू योर pi/4। ये हो गई मेरी बात। अब इस 2 को मैं यहाँ हटा दूं तो अब ये मेरा हो गया pi/8। अब इसका नामकरण संस्कार मैं यहाँ ट्रिपल स्टार रख दे रहा हूँ। दिस इज योर ट्रिपल स्टार। ये वही है जो ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू जो मेरी इसकी जो वैल्यू आई है वो pi/4 आई है। अब मैं यहाँ कुछ भी कर लूं, जो भी कुछ वैल्यू आएगी तो pi/4 के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द इजी मैथमेटिक्स, यही तो मेरी मैथमेटिक्स है। इसको आप ये कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दें लिसनर्स, बी केयरफुल हियर, कि इसकी जो वैल्यू है वो pi/4 आ रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके कोई भी रिजल्ट निकालूंगा तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, pi/4 के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ योर इक्वेशंस। उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसकी मीनिंग क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू है। अब राइट हैंड साइड को कुछ भी काटे पीटे छीटेंगे, जो भी करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना ही आना है भाई, यही तो मेरी मैथमेटिक्स है। दिस इज द मैथमेटिक्स। तो मीनिंग क्या हो गई कि इसकी जो वैल्यू है वो pi/4 है। अब इसका वो जो मैंने काटा छाटा इस टाइप का हमने लिखा, बाकी कोई चीज डिस्टर्बेंस तो की नहीं, जो इजी वे ऑफ मैथमेटिक्स है जस्ट वैसे हमने चला। तो इसकी जो वैल्यू आ गई pi/8 आ गई। अब अगर स्टार एंड डबल स्टार से हम बात करें, फ्रॉम डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, तो दोनों सेम होंगे। तो दोनों सेम होने की मीनिंग क्या हो गई कि pi/4 की जो मेरी वैल्यू हो गई वो pi/8 हो गई। एंड हेंस दिस इज द प्रूफ हियर, दिस इज द प्रूफ हियर। बट भाई कोई स्कूल स्तर का भी स्टूडेंट्स जो 9th 10th में पढ़ रहा है वो डेफिनेटली इस चीज को समझेगा कि कहीं pi/4 नॉट इज इक्वल टू pi/8, वो pi/8 नहीं हो सकता है। बट अगर इनफाइनाइट सीरीज, अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज की हमारी यही महिमा है, तो डेफिनेटली वी कैन प्रूव हियर, आर वी प्रूव्ड हियर pi/4 इज इक्वल टू pi/8। लेकिन ये चीजें ऐसी क्यों हैं, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन जो है एक रहस्य में छुपा है, जिसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की बात करते हैं। और ये बड़ा
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है इस कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की, इसकी महिमा क्या है, कैसे है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके आगे की बात को डिटेल्स में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि π/4 तो π/8 इक्वल नहीं होता है, बट देखिए यहाँ सीधे दिस इज द इक्वल π/4 इज इक्वल टू π/8। अब हम लोग आगे प्रूव करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई, आगे चीज़ समझेंगे वाई दिस रीजनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आनंद आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके आगे के रहस्य की हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।